एक बल्लभगढ़ से एक नेता है शारदा राठौर, जो पहले कांग्रेस पार्टी नेता थी, अब वो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं शायद। उन्होंने एक जिक्र किया कि मुझे टिकट इसलिए नहीं मिली कि चमड़ी और दमड़ी का इस्तेमाल होता है। मुझे ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए, इसको आप प्लीज धड़ को हटा दीजिएगा। सवाल ये है, हाँ सवाल ये है। ऐसा है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे श्रीनिवास और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं कृष्णा लोवेरू। इन दोनों ने स्टैंड लिया। नंबर वोटिंग वाले दिन, जिस दिन वोटिंग हो जाएगा। नहीं, उस दिन तो कोई भी दे देगा। अच्छा उससे पहले देंगे ना। अच्छा चलिए। फाइनल नंबर आज तारीख 26 है और नेक्स्ट थर्सडे कितनी होगी? नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो ऑफ कैमरा। आज के शो में तमाम बातें होंगी। बात होगी हिमाचल की, बात होगी कर्नाटक की, बात होगी राहुल गांधी की पहली रैली हरियाणा में कैसे हुई। बात इसकी भी होगी कि 2014 तक एक बिजनेसमैन जिनका एक मीडिया संस्थान भी है, बड़ा संस्थान है, भारतीय जनता पार्टी के पाले में थे, राज्यसभा गए थे, इस हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के लिए कैसे प्रचार कर रहे हैं। बात ये भी करनी है आदेश जी से कि पिछली बातचीत में उन्होंने ये जाहिर किया था, अंदेशा जाहिर किया था, आकलन दिया था कि यूथ कांग्रेस का जो अगला अध्यक्ष होगा वो ट्राइबल समुदाय से होगा, लेकिन एक ठाकुर जाति के व्यक्ति कैसे इस पद पर पहुंच गए, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो सब परत दर परत इस शो में हमेशा बाहर आता है, आज भी बाहर आएगा। और आपके लिए शो के अंत में कुछ दिलचस्प है, इस बार देख के जरूर बताइएगा। आदित्य जी क्या कैसे चल रहा है? मैं ठीक हूँ। खांसी हो रखी है बहुत। गर्म पानी पी रहे हैं, क्या हुआ? कल रात से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से खांसी शुरू हो गई और वो हो रखा है जैसे एक बार स्टार्ट होती है ना और बंद ही नहीं होती। गले में कुछ फंसा सा लगता है? कुछ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो खांसी नहीं रुक रही। अच्छा। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कल इंटरव्यू करेंगे। हाँ मैंने सोचा मैं चल रहने दो, शेड्यूल क्यों तोड़ना है, भाई के दर्शकों का जाने दो, थोड़ा धीरे बोल लेंगे। नहीं नहीं, आप कुछ भी बोलते हैं लोगों को पसंद आता है और कुछ भी नहीं बोलते हैं, बहुत कायदे का बोलते हैं। लेकिन हम लोग बातचीत शुरू करें। ब्लैक तो आप पे बिल्कुल मचा रहे हैं आप ब्लैक में। नहीं वैसे नहीं है, मेरे दो ही कलर फेवरेट है, ब्लैक और वाइट। मुझे जो पसंद है मतलब सही में वो ब्लैक और वाइट है। हालांकि आज वीरवार है, हाँ। मैं शनिवार को ब्लैक पहनता हूँ। दिन के हिसाब से पहनते हैं? हाँ, दिन के हिसाब से कोशिश करता हूँ। कौन दिन कौन सा पसंद करते हैं पहनना? नहीं नहीं, दिन के हिसाब से। हाँ। जो जैसे सोमवार को क्या पहनना है, मंगलवार को क्या पहनना है, एक दिन होता है ना, भगवान का भी दिन होता है ना, उस हिसाब से कलर शेडो रखे हैं। मैं कई बार उसको ही फॉलो करता हूँ। अच्छा। जनरली मैं ब्लैक शनिवार को पहनता हूँ। आज थर्सडे पहन लिया, आज थोड़ी गर्मी कम थी, ब्लैक उसको एब्जॉर्व करता है ना, तो मैंने कहा आज पहन लेते, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट है हमारी तरफ से। बाकी ये तुम्हारे नहीं दर्शक नहीं, नहीं नहीं ये आपकी नजरों का कमाल है। एक अंग्रेजी कहावत है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। क्या है गजब। आज राहुल गांधी ने हरियाणा में जनसभा की है, शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, तमाम चीजें हैं, क्या है मामला? नहीं देखिए, राहुल गांधी ने क्या किया, अपनी इस पहली रैली के जरिए एक बैलेंस करने की कोशिश करी है। राहुल गांधी कहाँ गए? राहुल गांधी करनाल पार्लियामेंट की असंध सीट पे गए। असंध सीट पे शमशेर सिंह गोगी एक कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, जो कुमारी शैलजा कैंप से आते हैं। शैलजा जी 12 दिन से घर बैठी हुई थी, नाराज थी, जो भी कारण था, और अब वो प्रचार में उतरी हैं। तो राहुल गांधी ने एक बैलेंस करने की कोशिश की, संदेश देने की कोशिश की है कि नहीं, कुमारी शैलजा हमारे लिए महत्वपूर्ण नेता है और इसलिए मैं आज असंध आया हूँ। और एक और खास बात, ये गैर जाट बेल्ट है। और राहुल गांधी ने बार बार एक बात का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी की 36 बिरादरी की सरकार बनेगी। ठीक है, पता क्या है, लोगों को लगता है कि जैसे आप दिल्ली में किसी से कहो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, बोला हरियाणा से, जाट हो, पहला वो आता जाट हो। दरअसल पता क्या, हरियाणा की तासीर ही ऐसी है, हरियाणा का ना ब्राह्मण भी जाट जैसा है, हाँ है ना, दलित भी जाट जैसा है, वहाँ हर किसी मरोड़ है। दरअसल क्या है, वो तासीर ऐसी है कि वो उनकी उनकी कई बार आप भी मुझे कह देते हो, मेरा लहजा है वो, कि आप थोड़ा सा मतलब तेजी से बोल दिया या जो भी है, वो क्या होता है, हमारे यहाँ ये रूटीन है नॉर्मल, लेकिन बाहर के लोगों को वो अजीब लग जाता है। थोड़ी सी भाषा हमारी ऐसी है। तो 36 बिरादरी की जो प्यारी भाषा है, लेकिन वो लगता है प्यारी जब नहीं भी, समझते तो, लेकिन प्यारी भी है, लेकिन दोनों ही बातें हैं, मतलब 50-50 है। और जहाँ उसमें प्यार है वहाँ प्यार है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। तो हरियाणा के लोग थोड़े साफ साफ से होते हैं।
अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, बीच में नहीं है। ठीक है। तो राहुल गांधी। अब हरियाणा में क्या होता है, माफ करना, हाँ कोई बात नहीं। हरियाणा में क्या होता है, जब भी ये लोग वोट देते हैं ना, ये इसलिए नहीं देंगे कि मुझे जिताना है ना, आपको हराना है, इसलिए मुझे वोट देंगे। यहाँ ऐसी वोटिंग होती है। तो राहुल गांधी ने छत्तीस बिरादरी की बात करी, शैलजा के यहाँ जाके बैलेंस किया पहली रैली, और शैलजा वहाँ खुद मौजूद थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें संविधान बचाना है, आखिर में कहा, और कहा कि बाबा साहब का संविधान है, गांधी जी का संविधान है। वो इसलिए कहा, जो बीजेपी ने मतलब कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगाया कि एक दलित बेटी का अपमान हो रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करी, और लोकसभा के अपने एजेंडे को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हरियाणा की पॉलिटिक्स में, क्योंकि हरियाणा में दलित लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसके पीछे की वजह ये थी। अच्छा, ये एक आज शिगुफा छोड़ा गया है और इस पर चर्चा कुछ दिन से हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, उन्होंने एक वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे खास लगाव है उनको। हम्म। अपने पिछले एपिसोड में वो लगाव थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया था। खैर, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि प्रियंका गांधी जानबूझ के जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव से दूर रह रही हैं। हालांकि उनकी बात एक तरफ, लेकिन दिख तो रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार वैसे सक्रिय नहीं है। क्या है बात? मैंने आज ही ये चेक करने की कोशिश करी थी कि कार्यक्रम कैसे कैसे बन रहा है। तो 4 कार्यक्रम शायद बन रहे हैं प्रियंका गांधी के। अच्छा, बन रहे हैं। जो 2 रैली होंगी और 2 रोड शो होंगे, कुछ ऐसा चल रहा है। क्या होता है, इनके हिसाब से कार्यक्रम नहीं बनते। आप सपोज करिए 90 कैंडिडेट है, वो अपने अपने एरिया के हिसाब से डिमांड देते हैं वॉर रूम में कि मेरे यहाँ पे 10,000 गुजर है, तो मुझे सचिन पायलट को वहाँ भेज दीजिए, या मुझे एक रैली चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष की, या मुझे एक रैली चाहिए प्रियंका गांधी की, या मुझे एक रोड शो चाहिए राहुल गांधी का। वो जो वॉर रूम होता है फिर वो ऊपर कोऑर्डिनेट करता है कि वो 4 लोग किस दिन खाली हैं, किसको कहाँ भेज सकते हैं। तो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। और जनरली क्या होता है कि आखिरी हफ्ते में ही किसी भी पार्टी की जो लीडरशिप है, अब आप देखो राहुल गांधी ने आज 2 रैली करी, प्रधानमंत्री मोदी 2 बार जा चुके हैं हरियाणा। हाँ। वो 1 बार गए, इतना ही फर्क है, 1 बार का ही फर्क है। अब देखना बीजेपी की ताकत पूरी झोंक देंगे और इधर से ये भी करेंगे। जनरली सेंट्रल लीडरशिप आखिरी हफ्ते में ही काम करती है, और वो डिमांड देखते हैं कहाँ कहाँ आ रही है, कैसे कैसे आ रही है, कौन सी सीट पे, कौन सी सीट का मार्जिन कम है, कौन सी सीट का ज्यादा है, क्या उस मार्जिन को हम कवर अप कर सकते हैं, कहीं कांग्रेस कैंडिडेट 10,000 वोटों से पीछे है, क्या वो 10,000 वोट हम ला सकते हैं, कहीं कोई 500 से पीछे है, वो हम कवर अप कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और वो पता है अमित मालवीय को होते हैं कि वो तो वही काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जनता को बताया नहीं जाते कि किस आधार पे कहाँ रैली हो रही है। तो जब इनके पास डाटा आएगा, इनकी सर्वे टीम है, वो देख रहे हैं कि ये हमारी सीट ऐसी हैं जो सेटल हो गई हैं, हमारी 30 सीटों पे अब हमें कोई हरा नहीं सकता, हमारी 20 सीट ऐसी हैं जहां हम 5,000 से पीछे हैं, उनको हम कवर अप कर सकते हैं, हमारी 10 सीट ऐसी है जहां हम 1,000 के मार्जिन में चल रहे हैं। तो एक नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद ही फैसला होता है कि सेंट्रल लीडरशिप कहाँ जाएगी, प्रियंका गांधी कहाँ जाएगी, मोदी जी कहाँ जाएंगे, अमित शाह जी कहाँ जाएंगे, राहुल गांधी कहाँ जाएंगे, वो तब फैसला होता है। एक बड़े सर्वे के बाद, मतलब नहीं, सर्वे खाली सर्वे नहीं होता, मतलब कई लेवल पे चीजों को कई देखने लेवल पे चीजें होती हैं। इतना आसान नहीं है जैसे दिखता है कि आपने एक फोन उठाया और रैली होगी, चले गए, हो गया चलो, ऐसे नहीं होता। अब आज मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। आज राहुल गांधी की रैली 2 जगह हुई, एक असंध में थी, एक बरवाड़ा में थी। अब असंध में उदयभान भी पहुंचे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी हैं, शैलजा भी हैं, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा हैं, जयप्रकाश हैं, ब्रह्मचारी हैं, सारे सांसद भी हैं। कौन कहाँ लैंड करेगा, किसका हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, कौन प्लेन से जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? उसमें स्टेट मशीनरी होती है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसमें इन्वॉल्व होगी, तो बहुत कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक नहीं होता। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कह देना। लेकिन जो आपका सवाल था उसमें वापस आ जाता हूँ, थोड़ा लंबा चला गया वो, कोई बात नहीं, आराम से तो उसका मेरा ऐसा मानना है कि 4 कार्यक्रम प्रियंका गांधी के होंगे जिस पे अभी काम चल रहा है, और सचिन पायलट को भी भेज रहे हैं, राहुल गांधी कार्यक्रम और भी बन रहे हैं, और खड़गे साहब के बन रहे हैं। तो ये 4 लोगों की डिमांड ज्यादा है, और बाकी जो बड़ा चेहरा है वहाँ पे ऑलरेडी भूपेंद्र हुड्डा वहाँ घूम ही रहे हैं, और उनके सपुत्र दीपेंद्र हुड्डा। शैलजा जी आज पहली बार वहाँ गई हैं, तो जो उनके कैंडिडेट है वो वहाँ पे प्रचार करेंगी। रणदीप सुरजेवाला ऑलरेडी अपनी सीट पे और नरवाना सीट पे प्रचार कर रहे हैं। तो अभी चीजें जो है कांग्रेस पार्टी की स्ट्रीमलाइन हुई है, स्ट्रीमलाइन। हाँ, अब ये जो आज 26 तारीख हम लोग बात कर रहे हैं, अभी 7 दिन है, 3 तारीख को लास्ट डे ऑफ कैंपेन होगा, और उस दिन
इन 7 दिनों में मुझे लगता है 3 दिन इनको कंसिस्टेंटली इसी स्टेज पे रहना है, तब जाके ये कोई 52 से 55 के आसपास नंबर सस्टेन कर पाएंगे। आपने जारी भी किया है नंबर्स जो है हाँ, जो हाँ। बदल रहे हैं, मतलब बदल समय रहे के हैं, साथ लगातार, समय के लगातार। साथ वो डेवलप हो रहा है और तमाम चीजें हो रही हैं, तो हम लोग नहीं, आगे लगातार चेंज हो रहे हैं, लगातार लेकिन अब क्या होगा, अब से 2 दिन बाद ये सेटल हो जाएंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। जबकि मुझे लगता है कि 50 एक सीट 50-52 से सेटल हो चुकी हैं, जिसमें दोनों पार्टी के नेता हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे देखने वालों को आदेश रावल से फाइनल नंबर का इंतजार होगा। वो कब मिलेगा बता दीजिए, कब हम लोग उस पर बात फाइनल करेंगे? नंबर वोटिंग वाले दिन, जिस दिन वोटिंग हो जाएगा। नहीं, उस दिन तो कोई भी दे देगा, अच्छा उससे पहले देंगे ना। अच्छा, चलिए। फाइनल नंबर आज तारीख की 26 है, और नेक्स्ट थर्सडे कितनी होगी? नो सॉरी, नहीं, तब तक तो हो जाएगा। उसके लिए हमें बीच में इंटरव्यू करना बीच में कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, हरियाणा स्पेशल कर लेंगे एक, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो हम लोग करेंगे फिर 1 या 2 तारीख को ठीक है, हरियाणा स्पेशल। डन डन डन। ये बताइए, हम लोग हरियाणा पे बहुत बात नहीं करने वाले थे, लेकिन बात दिलचस्प हो रही है। हरियाणा में एक और उद्योगपति कम लीडर आजकल कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपने ट्वीट भी किया उनके बारे में। उनका एक बड़ा मीडिया समूह है। वो मीडिया समूह शुरुआती कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उसके एंकर्स और तमाम चीजें होती हैं, अब वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में। क्या कहानी है इसके पीछे? समय का खेल है प्यारे। सुभाष चंद्रा की बात कर रहे हो आप? जी 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 समूह की। जी। जी समूह के मालिक हिसार से आते हैं, और जिंदल परिवार भी हिसार से है। इनके बीच झगड़ा चल रहा था काफी समय से, आपने देखा ही होगा जी। जब 2014 में नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कुरुक्षेत्र से लड़े, तो उस टाइम कोयले घोटाले की बात बहुत होती थी। मतलब जो कि मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसा घोटाला था, तथाकथित जो भी था नहीं था, हमें नहीं पता, कन्विक्शन तो उसमें हुआ है। उसके कारण कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब गई। तो उस दौरान सुभाष चंद्रा गांव-गांव में प्रचार करते थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, नवीन जिंदल के खिलाफ, और कोयले की बोरी रखी होती थी गांव-गांव में याद कराने के लिए। ये बात हुई 14 की। कांग्रेस पार्टी सिमट की 44 सीटों पे, नवीन जिंदल भी हार गए। 2018 में राज्यसभा चुनाव आया, और 18 में कांग्रेस पार्टी का नंबर था कोई 15 सीटें उनके पास थी विधानसभा चुनाव में। और एक वकील हैं आर के आनंद उम्मीदवार बने इंडियन नेशनल लोकदल के। वो तब जीत सकते थे जब उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल जाए, नहीं तो नहीं जीत सकते थे। लेकिन उसमें समस्या क्या थी कि इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं कर सकती थी। भूपेंद्र हुड्डा गए सोनिया गांधी के पास, जाके कह दिया कि ये हम नहीं कर सकते, हमारी पूरी राजनीति ही इनके खिलाफ रही है हरियाणा के हिसाब से। तो अब डायरेक्टली जो बीजेपी के कैंडिडेट है उसको समर्थन नहीं कर सकते थे कांग्रेस ही। तो बीजेपी की मदद से और पेन की शाही से, पेन की शाही की मदद से 2018 में सुभाष चंद्रा राज्यसभा हुई। पेन की शाही का कुछ लोचा डाल दिया गया, टेक्निकल लोचा, और वो कुछ वोटें रद्द होगी कांग्रेस के विधायकों की, और सुभाष चंद्रा सांसद हो गए। जब इनकी सेकंड टाइम रिपीट होनी थी, नहीं हुई, वो रिपीट नहीं हुई, तब किसको दिया? दूसरे मीडिया टाइकून को, कार्तिकेय शर्मा, इंडिया न्यूज़ के मालिक, विनोद शर्मा के बेटे, इंडिया न्यूज़ के मालिक, तो उनको दिया। इनको राजस्थान भेज दिया, वहाँ ये चुनाव हार गए। तब से ये थोड़े खफा हैं। इनके कुछ टेंडर्स थे उसके, रोड्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, इनके कुछ टोल टैक्स थे, वो बंद कर दिए गए। इन्होंने सड़क नहीं बनाई। एक तो मुझे ही पता है, इधर था हमारे पानीपत वाली बेल्ट में, तो तब से खफा हैं। तब से ये अब लोकसभा चुनाव से पहले इनको जर्नलिज्म याद आई थी कि पत्रकारिता क्या होती है, बताएंगे आपको, ये सवाल पूछने लगे। सिस्टम ही बदल गया। तो देखिए, सिस्टम, इसके पीछे ना बहुत सारे कारण होते हैं, वो कॉर्पोरेट कारण है, वो मतलब उस पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती। चलिए, यहाँ हरियाणा से चलते हैं, थोड़ा कर्नाटक चल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। साउथ का ये इतनी दूर? हाँ, थोड़ा दूर ले लेते हैं ना, वो एकदम से निकल के चलते हैं थोड़ी दूर। कर्नाटक इसलिए चलते हैं क्योंकि सिद्धारमैया, पिछली बातचीत जब हमारी हुई तो आपने उनसे कहा कि वो कर्नाटक के और साउथ के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अमिताभ बच्चन हैं।
उनके नाम से वहाँ भीड़ जुटती है, वो सर्वमान्य नेता है। लेकिन अभी एक मामले में फंसते हुए दिख रहे हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या होगा आगे, नहीं होगा। कहीं कहीं मैं पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी दुविधा में है सिद्धारमैया को लेकर के, हटाएं न हटाएं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, मुख्यमंत्री वो हैं, क्या है मामला? तो यार वो पॉपुलर तो है बंदा बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। वो जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं ना, आगे बैठते हैं वो, और वो ऐसे हाथ बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे इतना हाथ उनका बाहर रहता है, तो लोग यहीं ऐसे टच करते हैं, टच करके ऐसे करते हैं। मतलब उसके उनके स्टारडम को पब्लिक फील करती है। पॉपुलर हैं नो डाउट। और देखिए वहाँ साफ साफ झगड़ा है कि DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में, सबको पता है। जबकि आपने लीडरशिप को, पिछली बार बताया था कि आलाकमान को भी पता है। आलाकमान को ही पता है कि जितनी भी खबरें आ रही हैं, जो भी इनके रचयिता हैं वो कौन है, सबको पता है वो। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इस मामले में इनका इस्तीफा भी होगा, अगर होता है तो, टोटली हाइपोथेटिकल है, अगर होता है तो जिसको ये चाहेंगे, जिसका ये नाम देंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि इनके साथ विधायकों का समर्थन है, इनके पास जनाधार है। मुझे नहीं लगता कि DK का रास्ता इतना आसान है, बहुत टफ रास्ता है उनका, बहुत टफ रास्ता है। और सिद्धरमैया की लिस्ट में DK नहीं है। और अभी तक इस वजह से पार्टी सेंट्रल लीडरशिप में सिद्धरमैया के इस्तीफा को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, अभी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। अच्छा, उसके बाद मतलब नहीं, अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो। लेकिन अब क्या हो गया, जो गवर्नर जितना स्टैंड लिए है ना, जितना हार्ड स्टैंड लिया है, अभी मामला पॉलिटिकल हो गया है। यानी अब गवर्नर पार्टी बन गए हैं, तो अब इनका इस्तीफा होना और मुश्किल हो गया है। अगर ये रूटीन चलने देते हैं, गवर्नर इंटरवीन नहीं करते, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो सकता था। अब इसने पॉलिटिकल रोल ले लिया है, जैसे तमिलनाडु में गवर्नर कर रहे हैं, जैसे धनखड़ साहब ने वेस्ट बंगाल में किया है ना, अब वही चीज कर्नाटका में हो रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी इनका इस्तीफा हो, वो उनके साथ खड़ी होगी। अगर गवर्नर का रोल इससे हट जाता ना, और ये ऐसे ही चलता रहता बिटवीन कोर्ट एंड बिटवीन BJP और कांग्रेस, तो नैतिक दबाव बढ़ता। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। एक मामला यहाँ पे है, हालांकि सीधे तौर पे इससे नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन एक सामान्य सवाल मेरे जहन में आ रहा है। हम लोग कई बार खबरों में पढ़ते हैं, जैसे अभी हिमाचल वाले मामले में पढ़ रहे हैं कि जो वहां पे विक्रमादित्य हैं, मंत्री हैं सुखू सरकार के, उनको आलाकमान ने बुलाया और डांट लगी। ये खबर में लिखा जाता है, हेडलाइन होती है ये, फलाने नेता को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया और फटकार पड़ी, डांट पड़ी। ये डांट पड़ी कैसे होता है, कैसे पत्रकार लिख देते हैं, क्या होती है अंदर बातचीत, क्या वाकई डांट लगती है वैसे जैसे स्कूलों में लगती थी, या क्या होता है? कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो कभी का? आलाकमान का इकबाल इस डांट से बना रहता है। यानी जब ये खबर छपती है अखबार में या टीवी पे चलती है, तो इससे आलाकमान का इकबाल दिखाई देता है कि आलाकमान आपको डांट भी सकता है। इसका मतलब इतना ही है। विक्रमादित्य, अब देखिए योगी जी जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसका विरोध राहुल गांधी और पूरी पार्टी कर रही है, और वहीं आपके लोग उसको वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात सही है। देखिए इससे पहले की डांट तो मुझे नहीं पता कितनी सही है, लेकिन ये डांट तो सही है। पड़ी है डांट, अच्छी खासी पड़ी है, अच्छी खासी पड़ी है। चलिए, क्योंकि पता क्या है जी, अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जो 4 जून से पहले थे। 52 सीट वाला जो राहुल गांधी था, वो अब वो नहीं है। अब वो मतलब दिखाते हैं इकबाल की है, हम लीडरशिप है, हम करेंगे, हम बात करेंगे, हम बताएंगे। फर्क है उसमें बहुत। राहुल गांधी का आपकी बात हो गई पूरी ना? क्योंकि लोग मुझे डांटेंगे। नहीं कोई नहीं डांटेगा, है ना? नहीं दर्शक है हमारे, वो बिल्कुल प्रेम से बताते हैं। दर्शकों का वो अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ भी कह सकते हैं। मैं भी उसी प्रेम से कह रहा हूँ कि डांटेंगे, और कोई बात नहीं। राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, हम लोगों ने पिछली बातचीत की थी, नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के बातचीत हुई थी। आपने एक अंदाजा जताया था, अपना आकलन दिया था कि चूंकि राहुल गांधी आदिवासियों की, दलितों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हर स्तर पे कर रहे हैं, तो यूथ कांग्रेस का जो अगला प्रेसिडेंट होगा वो ट्राइबल हो सकता है। लेकिन बना तो कोई और ही, और न वो आदिवासी है, न वो दलित है। उनका नाम है उदय चिब, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ठाकुर हैं जी। 5 लोगों के इंटरव्यू हुए थे जब हमने लास्ट आकलन किया था। उन 5 में से एक ट्राइबल थे जिनका नाम था विक्रांत भूरिया,
जो मध्य प्रदेश से आते हैं, MBBS डॉक्टर हैं, सिटिंग विधायक हैं, डॉक्टर भी प्रैक्टिसिंग हैं। तो मुझे उम्मीद ये थी, जो मेरा आकलन रहता है कांग्रेस पार्टी को लेके, कि भाई ट्राइबल बनना चाहिए, क्योंकि आजकल वो SC ST OBC की बात कर रहे हैं। लेकिन बनाया ठाकुर साहब को, जो आपका वोटर तो है नहीं। और एक और बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। अभी जो बनाए हैं उदय छिप जी, ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। इससे पहले NSY के प्रेसिडेंट थे नीरज कुंदन, वो जम्मू कश्मीर से आते हैं। उससे पहले फिरोज जी थे, फिरोज NSY के प्रेसिडेंट थे, फिरोज खान शायद उनका नाम था, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे NSY के। यानी सेंट्रल लीडरशिप कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो ये मतलब NSY का अध्यक्ष होना, कांग्रेस का अध्यक्ष होना, कांग्रेस पार्टी में एक बड़े गर्व की बात मानी जाती है। बड़े बड़े लोग इन संगठनों के अध्यक्ष रहे हैं जी। मतलब यूथ कांग्रेस तो गुलाम नबी आज़ाद और अशोक तंवर, रणदीप सुरजेवाला, राजीव सातव, नहीं राजीव सातव, शायद अंबिका सोनी भी रही हैं। एक लंबी फहरिस्त है, आनंद शर्मा, मतलब बड़े बड़े लोग जी। तो यहाँ इस पद पे आना बड़ी बात मानी जाती है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है। हाँ, सवाल ये है। ऐसा है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे श्रीनिवास, और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं कृष्णा लोवेरू। इन दोनों ने स्टैंड लिया, और राहुल गांधी हमेशा इस बात की कदर करते हैं कि जो भी उनके नेता होते हैं उनकी बात सुनते हैं। और इन दोनों यूथ कांग्रेस के इंचार्ज ने और श्रीनिवास ने स्टैंड लेके उदय छिप को बनवाया अध्यक्ष। अच्छा। जो मैंने तहकीकात की इसकी, भाई ये कैसे हुआ, ट्राइबल कहाँ कट गया, SC ST कहाँ रह गया, जिसकी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो फिर आउटगोइंग प्रेसिडेंट की बात मानी गई और इंचार्ज की बात मानी गई। तो फिर एक सवाल मेरा, हो सकता है बहुत ही बचकाना लगे आपको और आप उसको खारिज कर दें, लेकिन मेरा सवाल ये कि फिर तो ये 4 दिनों के इंटरव्यू, एक सवाल, उस पर बातचीत, इसका क्या मतलब हुआ? जब जो जा रहा है उसी की बात आपको माननी है, उसका वीटो पावर आपको मानना है, तो मैं समझना नहीं, हर बार नहीं ऐसा माना जाता, परिस्थितियां होती हैं। मुझे लगता है ज़्यादा चॉइस नहीं थी पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास। और विक्रांत के साइड में उसकी एज थी, जो उसका नेगेटिव पॉइंट था, क्योंकि वो ट्राइबल थे। और जो अजय चिक्कारा हैं वो जो जाट हैं, शेष नारायण ओझा हैं वो ब्राह्मण हैं, और एक मितेश यादव हैं वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो थे। तो मितेंद्र, सॉरी। तो ये जो लोग थे, मुझे लगता है चॉइस नहीं थी। और फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग तो राजनीति में चलती ही, आप जानते हो। किसी भी दल में, किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हर जगह चलता है। बिल्कुल। एक लाइकिंग डिसलाइकिंग की आपने बात की, 22 सितंबर को रात 9 बजे 8:50 पे आपने एक ट्वीट किया, और धमाकेदार ट्वीट किया। आपने लिखा कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बहुत निम्न स्तरीय की टिप्पणी राजनीतिक गलियारों और समाज में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक लोगों को सोचना होगा कि चमड़ी और दमड़ी की चर्चा होना समाज के लिए अशोभनीय है, जबकि सभी राजनीतिक दल महिला उत्थान की कस्में खाते हैं। क्या चर्चा हो रही है ऐसी जिसकी वजह से आदेश जी ने ये ट्वीट कर दिया? देखिए, राजनीतिक लोगों को सामाजिक डर होना चाहिए। मुझे एक पत्रकार का फ़ोन आया पिछले दिनों, BBC में काम करते हैं वो। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में घूम रहा हूँ और एक स्टोरी कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा महिला और पुरुष के रेशो में डिफरेंस क्यों होता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेता इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा समाज बात करना नहीं चाहता। नेता की हिम्मत नहीं है समाज के आगे। समाज उस बारे में बात ही करना नहीं चाहता, वो डिमांड ही नहीं रखता कि आप हमारा रेशो ठीक करिए, तो वो क्यों करेंगे नेता? वही बात इसमें हो रही है। दरअसल एक बल्लभगढ़ से एक नेता है शारदा राठौर, वो पहले कांग्रेस पार्टी नेता थी, अब वो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं शायद। उन्होंने एक जिक्र किया कि मुझे टिकट इसलिए नहीं मिली कि चमड़ी और दमड़ी का इस्तेमाल होता है। मुझे ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए, इसको आप प्लीज धर्स को हटा दीजिएगा। नहीं रहने देंगे, ये सच्चाई है, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब पता क्या है? एक जो समाज का डर, पर्दा, लिहाज, उसको उस पे आपने मिट्टी डाल दी। सब चीजें हर पॉलिटिकल पार्टी में सब चीजें होती हैं, लेकिन छुप छुपा के होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक सामाजिक डर पॉलिटिशियंस में होना चाहिए। और ये सामाजिक डर कौन पैदा करेगा? यही संगठन करेंगे। जब तक राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं की अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ऐसे ही अगर मोदी जी अपने लोगों की जवाबदेही तय नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि
आप 33% आरक्षण की बात कर रहे हो महिलाओं के लिए, बिल्कुल। और राजनीतिक महिला, आपने बिल तक पास कर दिया, ठीक है, और राजनीतिक महिलाएं ऐसे ऐसे जब आरोप लगाती हैं या ऐसी ऐसी बात समाज में आती हैं, तो सुनने, मतलब हमें तो सुन के ही बुरा लग रहा था, शर्म आ रही थी। इसलिए मैंने लिखा ये कि भैया ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत सामाजिक डर मानो, समझो। आपसे पहले जो नेता कांग्रेस पार्टी में थे, जो भी थे, आज भी जो हैं, सब ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर आपके अंदर से डर ही निकल गया कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, फिर क्या है, फिर तो नंगा नाच चल रहा है। तो वो जो महिला नेत्री थी, उन्होंने जो लिखा, आपने भी तो अपना भी तो एक वो किया होगा, मतलब उनके लिखने पर ही आपने ये ट्वीट नहीं किया होगा, उन्होंने आपने लिखा खुद, नहीं, हाँ, उन्होंने बताया आपको। उन्होंने बयान दिया बयान पब्लिक में। हाँ एक 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 भरा हुआ मतलब ऑडिटोरियम था, हाँ उसमें उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता मेरी टिकट क्यों काट दी। हाँ। जब मैंने वो सुना, मुझे शर्म आई सुन के, तो मैंने उसका जिक्र नहीं किया उस महिला का जी, जी, इसमें, जी, मैंने सिर्फ हाँ। उस शब्द का इस्तेमाल किया जो उन्होंने इस्तेमाल किया, कि राजनीतिक दलों को लिहाज, शर्म, हया। पर्दा, हया और सामाजिक डर, सबसे बड़ा फैक्टर सामाजिक डर है। अगर वो नहीं है ना नेता के अंदर, और वो कौन पैदा करेगा, वो समाज ही पैदा करेगा। चाहे वो लड़की लड़कियों के रेशो की बात हो, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो, महिला उत्थान की बात हो, वो 33% आरक्षण की बात हो, कोई बात हो, किसी भी तरीके हाँ। की बात। दो मुखौटे क्यों लगाते हो? कह दो नहीं देंगे आरक्षण, छोड़ो, नहीं देंगे टिकट, नहीं है हमारे पास, भाषण तो लंबे छोड़ दोगे, करोगे कुछ हो नहीं, तो नंगा नाच नहीं होना चाहिए। तो उस महिला को भी बोलते हुए बहुत मुश्किल हुई होगी, क्योंकि अब जब समाज में कोई महिला इतने लोगों के बीच में ऐसे दो शब्दों का इस्तेमाल करती है जो अशोभनीय है, तो मुझे लगता है वो तकलीफ वाले शब्द थे वो किसी भी महिला के लिए। तो जो भी इसके पीछे है, जो भी जिम्मेदार हैं, उनके अंदर सामाजिक डर नहीं है, डरते ही नहीं है वो। ये वाकई दुखद है। एक ट्वीट और आपने किया आदेश जी, जिसमें आपने बताया कि कैसे नेताओं के अंदर कुर्सी जाने का जो डर है, वो ट्वीट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कुर्सी जाने का जो डर है उसकी वजह से ये चुनाव मैनेजमेंट कंपनियां आ रही हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। तो अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2 बड़ी पार्टियों के बीच में फाइट है, बाकी भी है। क्या जानकारी है आपके पास, कौन कौन सी एजेंसियां लगी हैं और कितने करोड़ का धंधा चल रहा है? नहीं, पहले इस डर को समझो, समझाइए। धंधा तो चल रहा है, वो तो चलता रहेगा। हम्म। जो मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा होता है ना, वो डरपोक होता है, और खासकर जब चुनाव नजदीक आ रहा होता है, उसको लगता है कि नहीं, अगर मेरी कुर्सी चलेगी तो 5 साल सिस्टम आउट। और एक मुख्यमंत्री, उसका घर, उसका सिस्टम, उसका काफिला, उसका दफ्तर, उसका हेलीकॉप्टर, उसका प्लेन, है ना, उसकी फैसिलिटीज, उसकी सिक्योरिटी, एक रात में सब गायब हो जाता है, एक ही रात में। जब वो सुबह उठता है, वो सपने में बोल रहा होता है गाड़ी लगाओ, कोई होता नहीं लगाने वाला। वो डर, उसको, उस डर का फायदा उठाती हैं ये कंपनीज। ये कहती हैं कि नहीं देखिए, हमने सर्वे कर दिया, हम आपका सोशल मीडिया ऐसे चलाएंगे, डिजिटल चीज़ें ऐसे चलाएंगे, आपका इंस्टा ऐसे चलेगा, फेसबुक ऐसे चलेगा, यूट्यूब ऐसे चलेगा, ट्विटर ऐसे चलेगा, हम ये कार्य, आप ऐसे कपड़े पहनोगे, आपका प्रचार ऐसे होगा, हमारा स्लोगन ये होगा, है ना, सब हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। कोई 100 करोड़ मांग रहा है, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, सब चल रहा है, और दे भी रहे हैं। और लोगों ने इतना कमा लिया कि वो यात्रा भी चले गए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना ली। नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपके पास अथाह पैसा जाता है ना, तो उसके बाद क्या बचता है? राजनीति। वो खपेगा कहाँ? ठीक है, तो वो जो डर है वो उसको मजबूर करता है। फिर वो कंपनियां जाती हैं, प्रेजेंटेशन होती है, पीपीटी, ये वो सब चलता है उसमें। अब इसमें ना बहुत बड़ा जोल है, बहुत ही बड़ा। क्या करेंगे? आपने भाषण दिया, उस भाषण को अपलोड कर दिया यूट्यूब के ऊपर। अपलोड क्या है, ऐसे लैपटॉप खोला और आपने देखा 2 लाख व्यूज। सुबह गए थे आप, 12 घंटे तो हुए भी नहीं है, और आपने जो आपकी थकावट थी वो तुरंत बिल्कुल ठीक होगी कि मेरे इतने महान विचार हैं, मुझे लोग सुन रहे हैं। उसको पता ही नहीं है, नेता को, मूर्ख को, कि उसने 20,000 रुपये लगाए हैं और तेरे 2 लाख व्यूज कर दिए। अब तेरे से उस 20,000 रुपये का वो 5 लाख रुपये लेगा। ऐसा इंस्टा पे होता है, ऐसा ही फेसबुक पे होता है, ठीक है। तो ये तो है डिजिटल दुकान टोटल। यार इतने काबिल हैं ये लोग, दिखाओ ना विधायक बन के एक आदमी,
छोड़ दो, जो लड़वाते हैं उसके लिए आप कह रहे हैं। छोड़ दो मुख्यमंत्री तो, हम्म, मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। हम्म, जब तुम इतनी तय कर रहे हो हम्म, तो लड़ो, चुनाव विधायक का, हम्म, दिखाओ बन के विधायक। हम्म, भाषण देना आसान काम है, हम्म। लेकिन नेता डरता है, क्या करोगे? हर बड़ा आदमी डरपोक होता है, जो खासकर जितना बड़ा हो गया वो उतना उतना डरपोक है, वो डरता है कि मेरा ये ना चला जाए। तो मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा होता है, एक भाई ये क्या कहते हैं, 3 ही पद होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। एक जिले का मालिक, एक राज्य का और एक देश का। जी। तो उनमें से बीच में है वो एक राज्य का मालिक है, तो डर तो उसका लाजमी है ना। तो इसलिए फिर क्या होता है, 100, 200, 500 कुछ नहीं होता, मैं अभी उड़ा दो। जी जी माफ करिए, मैं अभी एक नेता के यहाँ बैठा था तो ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन चल रहा था आदेश जी, उसमें एआई का भी जिक्र कर रहा था सामने वाला। जो ऐसी कोई कंपनी थी, मुझे नहीं पता वो एआई से क्या करेगा, लेकिन वो बार बार हर कुछ देर में सर एआई से करेंगे, सर एआई से करेंगे, ऐसी कुछ जिक्र भी हो रहा था। तो ये भी चल रहा है। खैर, ट्वीट का सिलसिला, बातों का सिलसिला यहाँ थमता है। और इस बार से जैसा हमने वादा किया था, एक नया सेगमेंट इसमें जोड़ रहे हैं आपके लिए। जो प्रेम दर्शकों का आता है उसके कुछ हिस्से में बटोर के लाया करूंगा और वो आप जो है उसके जवाब देंगे। एक लक्ष्मी जी हैं, सीआर लक्ष्मी, ये लगभग हमारा शो देखती हैं और हर शो पे इनका कमेंट आता है कि मैंने ये देख लिया है। वो कह रही है कि दिस वाज ए डिटेल्ड कन्वर्सेशन, थैंक यू, प्लीज आस्क हिम अबाउट कांग्रेस प्लान्स टू रिवाइव असम फॉर 2026, मतलब 2026, और गुजरात फॉर 2027। मतलब 2026 से पहले, 2027 से पहले गुजरात और असम में कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान? देखिए, लक्ष्मी जी को बताइएगा कि गुजरात में तो, गुजरात और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की बहुत प्रायोरिटी पे हैं, और राहुल गांधी उसके लिए काफ़ी काम भी कर रहे हैं कि वहाँ किसी भी तरीके से इनको, बीजेपी को हराना है। इन 2 राज्यों में काफ़ी बड़े स्तर पे काम चल रहा है, अभी आपको बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, तो जल्दी ही उसके रिजल्ट आपको बाहर दिखाई देंगे। असम में मुझे लगता है इनको, लक्ष्मी जी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कोई बदलाव होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जो महासचिव हैं उसमें एक सूची आएगी, उसमें असम किसको मिलेगा ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है अभी असम जो है वो भंवर जितेंद्र सिंह के पास है, और उनका रिजल्ट जहाँ भी वो जाते हैं वो कहीं भी अच्छा नहीं होता। गोगोई साहब को मिलेगा कुछ? नहीं, गोगोई साहब इंचार्ज नहीं बन सकते। अच्छा। गोगोई साहब का वो होम स्टेट है, तो महासचिव, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वो होता है जो स्टेट से नहीं होता, जो यहाँ दिल्ली में बैठता है। तो उसमें देखते हैं किसको मिलता है, और उसके बाद मुझे लगता है वहाँ का भी काम शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस असम को रिवाइव करना नहीं चाहती है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। यूपीएससी फैक्टर, इनका प्रोफाइल नेम है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना असली नाम भी लिख दिया करें ताकि वो हम ले लें। आदेश रावल जी और विकास जी को प्रणाम। प्रणाम आदेश जी। नमस्कार भाई साहब। और डियर विकास जी, प्लीज आस्क हिम, क्या हमेशा लालू यादव के राजद के नीचे ही रखना है कांग्रेस को? बिहार कांग्रेस के उत्थान के लिए कांग्रेस नेतृत्व विचार भी कर रही है या नहीं? यदि हाँ, तो बिहार कांग्रेस में रिवाइवल के लिए उसकी क्या रणनीति हो सकती है? बिहार कांग्रेस में पप्पू यादव के रोल पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें, माननीय आदेश रावल जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है यूपीएससी फैक्टर। ये नाम नहीं हो सकता, हैंडल है। हाँ, देखिए यूपीएससी भाई साहब, बिहार कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं की पीड़ा यही है। उनको ये लगता है कि हमें राजद के छत्र छाया से बाहर निकलना चाहिए अगर हमें खुद सर्वाइव करना है तो। लेकिन हाल के दिनों में, अब पीछे एक एमएलसी आई थी, आपका शायद होम स्टेट है जी, वो एमएलसी की setting.com में चली गई। कई सारे नेताओं के कुर्ते सिले हुए थे, बंडी लगा रखे थे उन्होंने, वो रखी रखाई रहेगी। तो मुझे लगता है बिहार के अध्यक्ष बदलने वाले हैं जल्दी, और अभी जो 6 राज्यों के अध्यक्ष उन्होंने, उनमें से बिहार भी है, 1-2 तो हो चुके हैं उसमें से। लेकिन इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना, इस सवाल का जवाब देना, कि चाहते सब हैं लेकिन लीडरशिप के पास ना कोई रास्ता नहीं है अभी। और मैं जितने भी बिहार के नेताओं से मिलता हूँ, पटना से लेकर दिल्ली तक, उन सब की एक ही इच्छा है कि जब तक हम अकेले नहीं लड़ेंगे तब तक हमारा संगठन खड़ा नहीं हो सकता। ये इस बात में दम तो है। हाँ। अब ये फैसला तो राहुल गांधी करना, हम तो कर नहीं सकते, उनकी पार्टी है। नहीं, ये तो पूछने की क्या सुबुगाहट चल रही है, अगर वो आप बताएं। नहीं, अभी इतना ही है कि बस आपको नया अध्यक्ष मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कोई राजद से आपके पीछे छूटे जल्दी, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे, ऐसा कोई प्लान नहीं है। चलिए, ये है अगला सवाल जिनका है। सवाल तो नहीं है, ये तो इनका प्रेम और डांट मैं कहूंगा। शाहजहां शेखर हैं, 3031 इनके हैंडल का नाम है।
ये कह रहे हैं विकास जी, यू आर ब्रिंग गुड क्वेश्चंस बट यू रियली नीड टू स्टॉप इंटरजेक्टिंग व्हेन आदेश जी टॉकिंग. वी आर हियर टू सी आदेश रावल्स न्यूएंसेस. तो इनकी बात मानो. मैं तो मान के बैठा हूं. देखिए आज तो मैंने बिल्कुल नहीं किया. इनकी बात तो भाई माननी पड़ेगी, है ना. नहीं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं, लेकिन आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर कंट्रोल किया है. और आप बताइएगा कमेंट करके कि मैंने कितना ठीक किया है, नहीं ठीक किया तो अगली बार करेंगे आदेश जी. नहीं, वो बताएंगे. वो अधिकार उनके पास है. आप नहीं बताएंगे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा. चलिए, ये आपके पास आदेश सुरक्षित है, बताइएगा. आदेश जी ने कहा है कि ये आदेश आपके पास सुरक्षित है. अगला सवाल है, ये मेट्रो आईडी करके कुछ नाम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नाम लिख दें, हैंडल ना लिखें. ये सवाल बहुत दिलचस्प है. आदेश रावल को राहुल गांधी रिपोर्ट करते हैं या कोई और इस तरह बताते हैं जैसे इनका कोई जासूस पार्टी के अंदर है जो इनको रिपोर्ट करते हैं. ये जो आप बताते हैं लोगों को जिस तरीके से कि ये मीटिंग हुई, यहां से इन्होंने ये कहा, वहां से उन्होंने कहा, इससे लोग पूछ रहे हैं कि इतनी डिटेलिंग कैसे पता होती है आदेश जी? 17 साल से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ और मैं अपनी जर्नलिज्म 9 से 5 नहीं करता, 24 घंटे करता हूँ और मैं इसको जीता हूँ. मतलब ये मेरा पहला और आखिरी प्यार है. जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने तय किया था कि मैं जर्नलिज्म करूँगा. मैंने कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब का या किसी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया. तो मेरा पहला प्यार ही आखिरी प्यार है. तो जब आप इसको जियोगे तो आपके पास भी सब नॉलेज हो जाएगी, सब जानकारी आपके पास आ जाएगी. अपने काम से जब आप उसमें आपको मजा आएगा ना तो सब हो जाता है. इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, मतलब आंसर है कि जो काम आपको अच्छा लगता है ना वो करो. जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं या जो आपके दोस्त कह रहे हैं. आपको एक बात बताऊं जी, एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है बेरोजगारी की कि हमारे युवाओं को ही पता नहीं है कि उनको करना क्या है, किस सेक्टर में जाना है, कौन सी नौकरी करनी है. बीए पास कर लेंगे, फिर आर्मी में भर्ती होने की कोशिश करेंगे, वहाँ नहीं हुआ तो पुलिस में भर्ती होने की कोशिश करेंगे, वहाँ नहीं हुआ तो सीआरपीएफ में, वहाँ नहीं हुआ तो आईटीबीपी में. कुछ ना कुछ करके नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए ज्यादातर लोग. तो मेरे लिए जर्नलिज्म नौकरी नहीं है, पैशन. ये मैंने कहा ना, मेरा पहला और आखिरी प्यार है. बहुत लोगों को लगता है, मुझे कई लोगों ने कहा अभी, बल्कि एक मेरे मित्र ही हैं, उन्होंने कहा, बैठे मजाक ही कर रहे थे कि आदेश रावल भी इस बार चुनाव लड़ेंगे हरियाणा से. मैंने कहा भाई हाथ जोड़ू, जो हालात नेताओं की होती है टिकट मांगते हुए और जो यहाँ इनका कुत्ता बनाते हैं लोग बिठा के, अपने को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए. और मैं कहा मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है कि मैं, मतलब ये कोई वो नहीं है कि 9 से 5 आप उठे, नौकरी करी, टिफिन बांध के, रोटी लेके यार खाना खाया, लंच किया, घर चले गए. वो नहीं है. ये खबर कभी भी आती है. जिस दिन राहुल गांधी का रात को फैसला हुआ, रात को नहीं सुबह होता है फैसला कि वो रायबरेली लड़ेंगे, मेरे पास रात को 11:30 बजे एक मैसेज आया. क्या लिखा हुआ था? RB. अच्छा. और कुछ नहीं था उसमें. ओ. तो मैं अब RB को मैं डिकोड कर रहा हूँ. हाँ. तो मैंने कर लिया रायबरेली. मैंने उठते ही ट्वीट किया और तभी मैंने उठ के तुरंत मैंने कॉपी लिखी और भेजी. सिर्फ लोकमत में वो खबर थी, हिंदुस्तान के किसी अखबार में खबर नहीं थी कि राहुल गांधी रायबरेली लड़ेंगे, क्योंकि उसकी सूची सुबह आई थी. उसके अगले दिन अखबारों में छपा था. तो उसको जीना पड़ता है, समझना पड़ता है. क्योंकि मैं उसको दिन भर पुश कर रहा था उस आदमी को, जो मेरा सोच था. मैं कहा बता दे यार, बता दे. एक बार मैंने उसको ये भी कहा, मैं तेरे को पाप लगेगा अगर तूने नहीं बताया तो. तो वो बोला कि यार देखा भी नहीं, लेकिन बता दूंगा. 11:30 बजे उसको लगा मैं सो गया हूँगा, तुरंत देखा और बस हो गया. ऐसे खबरें आती हैं. और खबरें ना, लोगों को लगता है कि खबर मिलती है नेता से, कभी नहीं मिलती. किससे मिलती? सोर्स कौन ज्यादा सही होता है? नहीं, या सोर्स होता कौन है? सोर्स तो बड़े नेता तो नहीं होते होंगे. बड़े नेता कभी खबर नहीं देते, कभी खबर नहीं देते, डायरेक्टली तो कभी नहीं देते. छोटे लोग होते हैं, कोई स्टाफ भी हो सकता है, कोई छोटा नेता हो सकता है, खबर तो कहीं से भी आ सकती है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसी खबरें आती रहे, हम लोग बातचीत करते रहे. डन. शुक्रिया. फिर मिलते हैं. पक्का. थैंक यू.